हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता के आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। 8वां पॉइंट हम पढ़ चुके थे विधि का शासन। 8 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। हम 9वां पॉइंट है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के विद्यमान, यानी अधिकार पत्रों का अभाव। वहां पे लिखित अधिकार तो है नहीं, लेकिन वहां पे वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित किया जाता है। प्राय ऐसा समझा जा सकता है कि नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है। कहने का मतलब उनके यहाँ लिखित संविधान नहीं है, फिर भी नागरिकों के अधिकार उनको दे रखे हैं, जैसे कि उनके परंपरा से चली आ रहे वो अधिकार दे रखे हैं। इसके अलावा उनके भाषण देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से सामान्य विधि पर आश्रित है। नागरिक इन स्वतंत्रता को उपभोग तब तक कर सकने या जब तक कर सकती है जब तक कानून भंग न करे या अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकार को वापस आघात न पहुंचे। यानी कहने का मतलब जब तक नागरिकों के अधिकार है तब तक सरकार ही या उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश न करे, या फिर सरकार कहे कि आपके अधिकार सलामत है, या फिर कोई व्यक्ति ही ऐसे अधिकार ले तो फिर बाद में उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार से शासन प्रणाली में नागरिकों के अधिकार का अभाव है। अधिकार पत्र में जो मांगना कार्टा में, यानी मांगना कार्टा में नहीं लिखा गया है कि ये मौलिक अधिकार लोगों को दिए जाए, लेकिन उनके परंपरा से अनुसार आ रही है बातें वो दिखाई देती है। तीसरा 10वां बताया है मिश्रित शासन व्यवस्था। मिश्रित शासन व्यवस्था ब्रिटेन संविधान एवं निर्मित वरन विकसित संविधान है, यानी उसका निर्माण हुआ ही नहीं। किसका? ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ। एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने की बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा रहा है। परिस्थितियों के अनुसार विकास के जहां संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश किया गया है, वहां इसी कारण संविधान में असंगति भी आ गई है। असंगति का प्रमाण प्रतीत होता है कि ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली मूल रूप से 3 प्रकार की प्रणाली है। मिश्रित में राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है प्रजातंत्र। यानी इन तीनों का मिश्रित रूप है। कैसे मिश्रित रूप है? यानी कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, ब्रिटेन के तीनों शासन व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन सम्राट है, यानी सम्राट वंशानुगत द्वारा चुना जाता है। जो भी उनके बेटे हैं वो गद्दी पर बैठते, उनको जनता द्वारा चुना नहीं जाता। तो ये सम्राट एक राजतंत्र का रूप कहा जा सकता है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण किया जा सकता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र चलता है। वहां की लॉर्ड सभा, वहां पर कुलीन तंत्र है। कुछ राष्ट्रपति को अधिकार है या प्रधान, वहां के कुछ लोगों को पद के लिए ये रखी गई। जैसे हमारे मनोनीत रखते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वहां पे लॉर्ड सभा में ऐसी संख्या रखी गई कि उसी कुल के व्यक्ति वो पद धारण करेंगे, इसलिए मिश्रित रूप कहा जा सकता है। इसके अधिकार सदस्य कुलीन वर्ग में ही आते हैं, यानी उनके जो कुल है वही।
उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण कर दे, यानी उनके जैसे कि सम्राट करता है वैसे ही कुलीन तंत्र में भी उस सदन में, लोकसभा सदन में कैबिनेट लोकतंत्र संस्थाओं के प्रतीक है, यानी लोक सदन में कैबिनेटेड लोकतंत्र। अब आया प्रजातंत्र। कुलीन तंत्र तो आगे के इतने सारी सीटें कुलीन तंत्र आएगी। अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र, दोनों भी कह सकते हैं उसको, लोकतंत्र, दोनों बातें कह सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक। तो प्रधानमंत्री वास्तविक इसलिए है क्योंकि वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति, सारी जनशक्ति किसके पास हाथ में आ जाएगी? जनता के हाथ में। इसलिए मिश्रित रूप आ गया है कुलीन तंत्र में। कुलीन तंत्र राजतंत्र और प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो इसमें लोक सदन और कैबिनेट लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतीक है। राजपद और लॉर्ड सभा के होते हुए भी वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन ही है, क्योंकि राजपद और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक तक सीमित कर दिया गया है। यानी लॉर्ड सभा या लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है मिश्रित रूप में, यह भी कार्य कर रहा है क्योंकि राजतंत्र में उनकी शक्तियों को सीमित कर रखा है, क्योंकि राजा क्या कर रहा है? नाम मात्र का है। कुलीन तंत्र को भी इतना महत्व नहीं दिया, वो अपना कार्य करते क्योंकि उनकी संख्या कम है। लोकसभा में सभी लोकतंत्र में, यानी जनता द्वारा चुने गए सदस्य आते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र में, इसलिए वहां पे ये लोकतंत्र का मिश्रित रूप है। तो कुल मिलाकर राजतंत्र कुलीन तंत्र होते हुए भी वहां पे लोकतंत्र को ज्यादा महत्व मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वास्तविक सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। 11वां है द्विदलीय पद्धति। 11वां है द्विदल पद्धति। द्विदलीय पद्धति यानी उस देश में दो दल ही है, उदार दल और अनुदार दल। इस प्रकार से बच्चों वहां पे दो दल की व्यवस्था की गई है। ब्रिटिश संविधान और राजनीति की एक विशेषता द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन में राजनीति दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, किंतु व्यवहार में पिछली लगभग 3 सदियों से ब्रिटिश राजनीति में लगभग 2 ही राजनीतिक दलों की प्रमुखता रही है। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति तक ब्रिटिश राजनीति के 2 प्रमुख दल थे, अनुदार दल और उदार दल। महायुद्ध के बाद उदार दल का पतन हो गया और मजदूर दल हो गया। उदार का पतन हो गया और इसकी जगह पे मजदूर दल हो गया। मजदूर दल हो गया। मजदूर दल का उदय प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश के 2 दल बन गए, अनुदार और मजदूर दल। तो अनुदार दल है व्यापारियों का दल, ये है व्यापारियों का दल और ये है मजदूरों का दल। द्विदलीय पद्धति के कारण ब्रिटेन में एक ही राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण होता है और वह राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करती है। ब्रिटेन में संसदीय शासन की अद्वितीय सफलता का बहुत कुछ श्रेय इस द्विदलीय पद्धति को दिया जाता है, यानी संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक में वास्तविक प्रधानमंत्री और नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा। इस कारण वहां 2 दल है और 2 दल में क्या है कि कोई भी भ्रष्ट नहीं बन सकता। भ्रष्ट क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय में क्या होता है कि बहुदलीय में वो होता है कि हमारे यहाँ सब अपने सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जनता के हित के कार्य हो चाहे ना हो। लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में 2 दल है, एक सरकार बनाती है, दूसरी विपक्ष की भूमिका निभाती है और उनको कमियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम ही अच्छा करते हैं। तो वो काम इसलिए अच्छा करता है कि दूसरा उनका मजदूर दल आ जाएगा। व्यापार दल का है शासन तो मजदूर दल आ जाएगा, हित के कार्य नहीं करे तो दोनों दल हित के कार्य करने की कोशिश करती है और सरकार भी भंग नहीं हो सकती। इस प्रकार से बच्चों ये द्विदलीय व्यवस्था पद्धति अपनाई गई है। 12वां है सीमित रूप से शक्ति का विभाजन। 12वां है सीमित
रूल 12 पॉइंट है सीमित रूप से शक्ति का विभाजन। यानी मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि मॉन्टेस्क्यू कह रहा था कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, मॉन्टेस्क्यू कह रहा था कि शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में, तीनों में अलग अलग शक्तियों का विभाजन हो, कोई एक दूसरे के अंडर में नहीं हो, तीनों की शक्ति एक दूसरे का यूज नहीं कर सकते, वो खुद ही अपनी शक्ति का यूज कर सकते हैं। ये मॉन्टेस्क्यू का विचार था। लेकिन ऐसी बातें किसी ने भी नहीं अपनाई, अमेरिका ने भी नहीं। यहाँ तक मॉन्टेस्क्यू अमेरिका का ही था, लेकिन अमेरिका ने भी नहीं अपनाई। क्यों नहीं अपनाई? क्योंकि ये अमेरिका ने न्यायपूर्णावलोकन लिया। न्यायपूर्णावलोकन जब व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कानून बनाए और न्यायपालिका उनको अवैध घोषित करते हैं तो उसको कहते हैं न्यायपूर्णावलोकन। तो अमेरिका ने ये व्यवस्था अपनाई तो शक्ति सीमित हो गई। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका की शक्ति बढ़ गई, वो कानून बना सकती है। लेकिन कानून बना सकती है तो न्यायपालिका की शक्ति उनके ऊपर हावी होगी। हस्तक्षेप कर दिया कि संविधान के विरुद्ध कानून बनाओगे तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देगी। अब सीमित कर दिया किसकी? व्यवस्थापिका की शक्ति को सीमित कर दिया तो व्यवस्थापिका दब के रहेगी। इसलिए नया और दिया व्यवस्थापिका को किस पर? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग का लगाने का आरोप लगाया गया। यानी संसद के दोनों सदन मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग का आरोप लगाएगी और अगर वो सही साबित हुआ जांच के बाद तो मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। इस तरीके से शक्ति के सीमित रखा गया। इसी तरीके से हमारा संसदात्मक है। कहां पे? ब्रिटिश में संसदात्मक व्यवस्था है। शक्तियों का बंटवारा के ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के प्रति नहीं है, पूरा अलग अलग नहीं है। क्योंकि संसदात्मक में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का दोनों का संबंध बहुत ही अच्छा रहता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व रहती है और भारत ने भी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। तो ब्रिटिश ने भी सीमित शक्ति रखने के लिए संसदात्मक व्यवस्था अपनाई। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने जो कहा है वो बात हर देश ने पूरी तरीके से नहीं अपनाई। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटिश में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप नहीं अपनाया। क्योंकि सीमित राजा वंशानुगत है, लेकिन क्या है, उनको शक्ति ज्यादा नहीं, वो नाम मात्र को उनको रखा गया है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री कौन चुनता है? जनता। जनता द्वारा चुना गया जो सरकार चलाता है तो वो ज्यादा शक्ति जनता की होगी। इस प्रकार से ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होता है। ब्रिटेन में ऐसा ही है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया। यानी उनको एकात्मक शासन व्यवस्था है। सारी शक्ति पहले पढ़ चुके हम पॉइंट में, सारी शक्ति केंद्र के हाथ में। तो एकात्मक व्यवस्था तो कर दी, लेकिन शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इसलिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों ज्यादा एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकती। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता इसलिए रखा गया। क्यों? क्योंकि वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका उनका भी न्याय ढंग से कर सके। वो दोनों सरकार के अंग जनता पर क्या हो जाए? हावी नहीं हो जाए। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। रैमजे मौर्य का कहना है कि यदि शक्तियों का विभाजन अमेरिका संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है तो उत्तरदायित्व का केंद्रीकरण अंग्रेजी संविधान का आवश्यक सिद्धांत है। यानी उत्तरदायित्व केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का है। ब्रिटिश में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का किस प्रकार उल्लंघन हुआ, इस संबंध में जॉन प्रोफेक्ट कह रहे हैं कि मंत्रीगण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। यानी मंत्रिमंडल जो होता है वो व्यवस्थापिका के और कार्यपालिका के दोनों के सदस्य होते हैं। और विधि लॉर्ड्स यानी न्यायपालिका का जो मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश ही सही,
वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से ही न्यायपालिका को चुना जाता है, इसलिए वही सदस्य होते हैं। और लॉर्ड सांसलर यानी कि मुख्य न्यायाधीश, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सदस्य होते हैं। यानी कहने का मतलब तीनों ही न्यायपालिका में तीनों सदस्य, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, मुख्य न्यायाधीश, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का एक मुख्य न्यायाधीश होगा सदस्यों का। वहां पे ये कुछ लोगों को मनोनीत करने की यहाँ पे चलन है, परंपरा से चली आ रही कि जो कुलीन पद है उसमें लॉर्ड सभा के जो लॉर्ड होंगे, जो उस कुल का होगा, उसको लिया जाएगा। 13वां है लास्ट, न्यायपालिका। 13वां लास्ट है इस प्रकार से। 13वें में न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। ये अलग बात है कि ये दोनों के न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। एक बात और रखिए कि न्यायपालिका को बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा जाए, ये थोड़ी व्यवस्था अलग से हटके की है, क्योंकि फिर मन में तीनों अगर एक जैसे हो जाए तो न्यायपालिका सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार कानून, संवैधानिक सुधार कानून 2005। संवैधानिक कानून सुधार 2005 में ये बात कही गई है कि कानून में क्या कहेगी कि ब्रिटिश के पूर्व में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांत पृथक नहीं थी। यानी शुरू में ये 2005 से पहले ये अलग नहीं थी। कौन? न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से अलग नहीं थी, लेकिन 2005 के बाद उनको अलग कर दिया गया। अलग कर दिया किससे? यानी संवैधानिक कानून पारित 2005 में करके किसको? न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग कर दिया गया 2005 के बाद। ध्यान रखना बच्चों, संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड सांसलर जो मंत्री पद पर ही आसीन होता था और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटिश के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड सांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। लेकिन ये एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट, संवैधानिक कानून 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक और सारभूत दोनों ही रूपों से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से ही पृथक कर दिया गया। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक होंगे। व्यवहारवाद या व्यवहार के अंतर्गत जो ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन अब संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई। लॉर्ड सांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सांसलर की भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में कहा गया है कि लॉर्ड सांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की ही रक्षा लॉर्ड सांसलर सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। इससे इस प्रकार की शपथ लेनी होगी। कहने का मतलब ये कानून जो बना है 2005 में, तो संवैधानिक कानून बना है। मतलब संविधान तो है नहीं, लेकिन लिखा गया है कि अब न्यायपालिका बिल्कुल ही स्वतंत्र रहेगी और व्यवस्थापिका में से या कार्यपालिका में से मुख्य न्यायाधीश को नहीं चुना जाएगा, वो निष्पक्ष चुना जाएगा और इन दोनों की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका का भी क्या करेगा? न्याय करेगा। इस प्रकार
सैद्धांतिक दृष्टि से, इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की उपयुक्त विशेषता बताई गई है। लेकिन यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया जाए तो आज के ब्रिटिश संविधान में और शासन व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता मानी गई वह है प्रधानमंत्री शासन। यानी प्रधानमंत्री का शासन का आशय है, आज प्रधानमंत्री पद ब्रिटिश संविधान में शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया। प्रधानमंत्री पद संपूर्ण शासन प्रणाली का मूल आधार बन गया है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का प्रधान होने के साथ साथ संसद के नेता की स्थिति भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह अपने दल का सर्वमान्य नेता भी होता है। वस्तुतः वह अपने दल का ही नहीं वरन जनता का सर्वोच्च नेता और राष्ट्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान होता है। यानी इतनी जो हाल है कि संविधान वगैरह संविधान नहीं है, सब देखते हुए राजतंत्र ऐसी बातें देखते हुए ये कहा जा सकता है अंत में कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक सरकार है। चाहे वंशानुगत राष्ट्रपति चुने, चाहे कुछ भी हो, या लोकसभा से कार्यपालिका के सदस्य या व्यवस्थापिका से सदस्य, आखिर में वास्तविक भूमिका प्रधानमंत्री ही निभाता है। क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था में जनता का शासन होता है, क्योंकि जनता द्वारा ही प्रधानमंत्री को चुना जाता है और प्रधानमंत्री जनता के प्रदेश पर ही रहता है। अगर सही कार्य नहीं करे तो जनता उनको हटा सकती है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने सारे जो ब्रिटिश के प्रमुख संविधान की विशेषता के सारे पॉइंट पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की